क्या ऐसा होता है उस मोमेंट पे जब एक लड़की इनको मना करती है कि शादी नहीं करनी, या अब रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना, या फिर दोस्ती नहीं करनी? साइकोलॉजिकली ना इसको यूजुअली जो कहते हैं ना कि मुझे प्यार है, इसको अगर आप साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो कि स्टॉकिंग का क्या है, वो सेंस ऑफ लव नहीं है, वो सेंस ऑफ पावर है। ये सब ना प्यार के नाम पर होता है। हाँ। कि मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैंने जाकर मार दिया, मैं उससे प्यार करता था उसने मना किया शादी के लिए इसलिए मैंने कर दिया। बहुत पहले ही इसको कट ऑफ करो और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो स्टॉकिंग की। अगर चाहे उसमें कोई फिजिकल वायलेंस ना हो और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो, तो एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो। मैं शाहरुख का स्पेसिफिकली झारखंड के दुमका से जो केस आया उसमें जो अक्यूज है उसका वीडियो देख रही थी, जब पुलिस उसे हिरासत में लेकर जा रही है, वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। कैसे ये जस्टिफाई कर लेते हैं उस नाम पर? नमस्ते, मेरा नाम सोनल है, आप जनाना रिपब्लिक देख रहे हैं। मेरे साथ इस शो की को होस्ट प्रीति है। प्रीति, जरा आप बताइए, जैसे आप अपने टीवी में इंट्रो देती हैं ना, अगर आपको ये शो ओपन करना हो तो आप कैसे कहेंगी? अगर मुझे ये शो ओपन करना हो उसी स्टाइल में। यार, मेरा तो अंग्रेजी का शो है ना, तो तो अब आप मेरी हिंदी अगर मैं बोलूँ टाइट है तो उसमें नमस्ते, मैं हूँ प्रीति चौधरी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सोनल। नहीं, और अच्छा इंग्लिश में अगर आप जैसे अपना शो ओपन करती हैं तो कैसे करती हैं? गुड इवनिंग, यू आर वाचिंग टू द पॉइंट, आई एम प्रीति चौधरी एंड व्हाटएवर जो भी हमारा टॉक वो वाला होता है। मेरा कोई तकिया कलाम नहीं है। वो जैसे होता है ना किसी किसी एंकर्स का, जैसे हमारे यहाँ सईद है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा ऐसा कोई नहीं है। ओके क्योंकि मैंने देखा, जब भी मैं आपका शो देखती हूँ, मैं तो प्रीति को क्योंकि रेगुलरली टीवी पर देखती रहती हूँ, तो आपका एक्सेंट वो जो मतलब अभी जैसे जब आप मुझसे बात करती हैं तो आपकी आवाज एक्सेंट बहुत अलग होती है, जैसे आप ऑन स्क्रीन जाती हैं। हाँ, ऑन स्क्रीन अलग आवाज होती है। आवाज ये पता है, ये ना जब मैंने शुरू की थी एंकरिंग, तो एक हमारे बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि जर्नलिज्म में जैसे मैंने किया, फिर निकली तो जैसे टेलीविजन जर्नलिज्म करना था, तो हमारे कोच थे, वॉइस कोच, और उन्होंने अब साफ बोला था कि जैसे तुम जैसे ऐसे बोलती हो ना, ऐसे बात करती हो, बात वैसे टीवी में नहीं करनी चाहिए। आपको एक वॉइस जो ना इरिटेटिंग हो, पर जिसमें हर वर्ड क्लैरिटी से थ्रो हो, मतलब बिल्कुल बहुत अलग वॉइस होती है। तो वैसे मेरी वॉइस थोड़ी श्रिल है। जैसे मेरी ना, बहुत लोग कहते हैं जो रिपोर्टिंग की वॉइस है और एंकरिंग की वॉइस अलग है। ये काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है, क्योंकि बहुतों को समझ नहीं आता है, वैसे तो वैसे बोलती है, ऐसे कैसे बोल रही है, तो वो अलग भी होता है। पर अब इतने साल हो गए हैं, अब जैसे ना पता ही नहीं चलता है, जैसे ऐसे बात करने से इमीडिएटली हो जाएगा यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे, समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाएगा। तो एक जैसे मुझे, उन्होंने मेरी वॉइस जो स्टडी की, तो उन्होंने बस जो उन्होंने सजेस्ट किया था तब, और फिर मैंने वो अपना लिया। उन्होंने बस बार बार बोला बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, मतलब थोड़ा सा डीप वॉइस होनी चाहिए एंकरिंग में, और थोड़ा स्लो हो जाओ। उन्होंने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सिखाई थी, जो मुझे लग रहा है तब मुझे समझ नहीं आई थी, कि अब जैसे ना कैमरा चाहे कितना भी दूर है, उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हेलो यू आर वाचिंग इंडिया टुडे, मतलब उसमें इतना जोर नहीं आएगा अगर तुम थोड़ा कंट्रोल करके यही बोलोगी, क्योंकि माइक यहाँ पर है, कैमरा शायद वो हो, माइक तुम्हारा यहीं पर है। और अगर तुम बोलोगे कि यू आर वाचिंग इंडिया टुडे, और एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब यूजुअली सबका अपना स्टाइल होता है, पर हिंदी और अंग्रेजी में अगर आप थोड़े ठहराव से बोलें, थोड़ा धीमा बोलें, तो थोड़ा मतलब क्या बताएं, जैसे हिंदी में चकल्लस हो जाता है अगर आप थोड़ा सा कि आप देख रहे हैं आज तक और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो आवाज थोड़ी बदल जाती है वहां पर। हिंदी में वही थोड़ी सी सहज सी हो जाती है, मतलब क्रेडिबिलिटी जो जहाँ पे मुझे लगता है हिंदी में मैंने जितने हिंदी एंकर्स की टीवी पर ओपनिंग सुनी, और जब खुद मैं टीवी में थी, तो हम ओपनिंग एनर्जी लाओ, तो एनर्जी को तेज आवाज से की आप देख रहे हैं आज तक, वो ओपनिंग एकदम से हो जाता है। हाँ, और अंग्रेजी में थोड़ा सा ठहराव होता है, पर अंग्रेजी में भी अभी तो कहाँ, बीच में एक तो फेज आ गया था, जितना चिल्लाओ जितना कूदो वही बेहतर है, वो इतने सारे मीम्स थे। और कभी कभार तो ऐसा होता है, जब हम मतलब इसी की बात कर रहे हैं, जब हम ऑन लाइव होते हैं सिचुएशन में, कोई डेवलपिंग इवेंट होता है, तो 10 कैमरा इकट्ठे लग जाते हैं। जैसे एक कैमरा है, उसके मतलब उस जगह भी नहीं होगी दोनों कैमरा के बीच में, ऐसे ऐसे लग जाते हैं, और हमारे बीच में जो जगह है, एक और रिपोर्टर उसमें लग जाता है, एक एक का फ्रेम इतना टाइट हो जाता है, और आप सब ज्ञान बांट रहे होते हैं कि पीछे देखिए क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इधर से आए। तो क्या होता है, कभी कभार ऐसी जगह में फंस जाते हो, और मेरे साथ तो हमेशा होता है, क्यों नहीं पता नहीं क्यों होता है, कि आप फंस जाते हो लेफ्ट और राइट
दोनों में इतनी तेज तेज, आप देख रहे हैं हमारे मेरी कॉलीग, आप देख रहे हैं आज तक, ये देखिए अभी यहाँ पर ही होने वाला है, लेफ्ट में कोई और टीवी का, और हम लगे हुए हैं अपनी आवाज में। अब हमारी आवाज जाती नहीं होने, मतलब फिर हमको भी थोड़ा सा यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे करके बोलना पड़ता है। तो हाँ, थोड़ा सा, हाँ तो वो अलग है मेरी। हाँ सही बात, तो सही ऑब्जर्व किया तुमने, सही पकड़े हैं। सही पकड़े। अब ललन टॉप है, ऑर्डिनरी है, हम तो यहाँ पर जितना जो है कैमरे के पीछे हैं बिल्कुल वैसे ही आके, कि जब मैं बोलती भी हूँ कि नमस्ते मेरा नाम सोनल है, मेरी टोन भी यही है। मैं फील्ड पर रहती हूँ तब भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं अगर कोई लाइव होस्ट कर रही हूँ या न्यूज रूम से हम लाइव पर यहाँ पे मेरी टोन नॉर्मल है। हाँ, जो यहाँ बात यहाँ करते पे नॉर्मल है, जो हाँ। टीवी में है वो मैं मानती हूँ, वो बहुत अलग है। मतलब वर्ड्स थोड़े ज्यादा प्रिसाइज होंगे, जब फील्ड में जाती हूँ ऐसी आवाज हो जाती है, ऐसे ऐसे ही बात होती है। हाँ तो वही, तो टीवी पे आप जो देखते हैं उसके पीछे का असल सच आपको यहाँ पता चलेगा। तो अब बढ़ते हैं शो की तरफ। ये जो इंट्रोडक्शन की बेला थी इसे यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा लाइट मोमेंट्स भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन में अक्सर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। कई बार हम भी बहुत एंगर जो हमारा होता है वो बहुत हाई टोन पर चला जाता है, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, मतलब हम इमोशनली, मैं प्रीति हम दोनों ही डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते उस डिस्कशन में। तो इंट्रो थोड़ा सा लाइट रख लिया जाए, ऐसा मैंने सोचा, कोशिश करते हैं, जब हो जाता है तो ठीक है। वैसे प्रीति इस हफ्ते जितनी भी खबरें आई बहुत क्राइम से जुड़ी हुई, मतलब लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, रोज कोई ना कोई। और हम तो ऑर्डिनरी पर स्पेसिफिकली महिलाओं की, लड़कियों के मुद्दे ज्यादा कवर करते हैं। तो मुझे याद है कि पहले झारखंड से खबर आई जी, जो 17 साल की लड़की थी, पहले तो नाम भी आया मीडिया में, फिर नाम को डाउन कर दिया गया क्योंकि लड़की की उम्र 17 साल थी, पॉक्सो एक्ट भी लग नहीं। बाद में जब सब डॉक्यूमेंट्स खोले तो उसमें लड़की की उम्र सामने आई कि वो 17 साल की है और 12th में पढ़ाई करती थी, माता पिता ने भी यही बताया। बाद में फिर पॉक्सो की धारा भी जोड़ी गई। लड़की पर तो बाद में आएंगे, तीनों केसेस, झारखंड का केस आया, उसके अगले दिन मैंने देखा मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर आई कि बबलू नाम के लड़के ने जाके एक 18 साल की लड़की का गला रेत दिया क्योंकि लड़की ने उसे शादी करने से मना कर दिया था। कल ही फिर खबर आई दिल्ली से, संगम विहार से, जहां पर एक लड़के ने जाके लड़की को गोली मार दी क्योंकि वो 2 महीने से इंस्टाग्राम पर बात कर रहे थे, पर लड़की ने बात करना बंद कर दिया। लड़की ने पाया कि वो तो सड़क तक आ जाता है, गली के वो जो आवारा कैटेगराइज किया जाता है ना, उस तरह का लड़का है, घूमता फिरता रहता है, कुछ करता नहीं है। इस वजह से उसको गुस्सा आया, उसने जाकर गोली मार दी। चाहे वो शाहरुख का केस हो, चाहे आज अयोध्या और बागपत है, आज अयोध्या और बागपत से 2 केस हैं। तो मैं इन सारे केसेस में ये देख रही थी प्रीति, एक कॉमन चीज, जो ये लड़के हैं, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली के संगम विहार का जो अक्यूज्ड है, या फिर खंडवा का जो बबलू है, ये सब क्रिमिनल नहीं थे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा कि ये गुंडे हों, कभी जेल गए हों, जेब काटी हो, या कोई ऐसा काम किया हो जिसके आधार पर हम इनको क्रिमिनल की कैटेगरी में डालें। लड़के मोहल्ले के कोई होता है, हम कैटेगराइज करते हैं ना, शरीफ या बिगड़ा हुआ, तो इनको बिगड़ा हुआ कहा जाता था, लोग कहते थे कि आवारा हैं ऐसे। लेकिन क्या ऐसा होता है उस मोमेंट पे जब एक लड़की इनको मना करती है कि शादी नहीं करनी, या अब रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना, या फिर दोस्ती नहीं करनी, किसी भी कोई भी रिश्ता हो, हम इस पर नहीं जा रहे कि कौन गर्लफ्रेंड थी या कौन वाइफ थी या कौन दोस्त थी या कौन नहीं जानती थी मोहल्ले के साथ वाली, कोई भी लड़की जब किसी भी लड़के को मना करे, खास करके ऐसे लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं, उस मोमेंट पे इनको क्या ऐसा चढ़ जाता है कि अब बस मार डालना है, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी को नहीं होगी टाइप का, वो जो मूवीज में डायलॉग चलता है ना, उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन मुझे इन्हीं लोगों में दिखता है। मैं बहुत सोचती हूँ इसके बारे में सोनल। मुझे एक तो लगता है जो पॉपुलर कल्चर होता है ना, ये चीज़ें को फीड करता है कि चलो ठीक है, अगर आप देखो कितनी सारी फिल्में बनी है जहाँ पर हीरो स्टॉक ही करता है जो मेन हीरोइन है, कि कभी तो मानेगी, कि मतलब कोशिश करते रहो, कभी तो इसकी हाँ में बदलेगी। गाने हैं इन पूरे स्टॉकिंग के ऊपर, गाने हैं, फिल्में हैं। मुझे अभी भी लगा कोई सोनम कपूर की एक फिल्म है जो साउथ इंडियन जो एक्टर हैं उनके साथ में, वो पूरी फिल्म स्टॉकिंग पर है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों होता है, पर जो पॉपुलर कल्चर में एक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं, जो हमारे रेगुलरली एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, क्योंकि चलिए कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो मतलब चलो कोई नहीं, जिल्टेड है थोड़ा, इसको लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है कि मे बी, और उसको लगता है कि मैं वो कितनी भी कोशिश करे चलो मान जाएगी, तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप हो जाती है जो लड़की है कि ये तो मानेगी, ये तो कैसे नहीं मान सकती है।
तो मुझे मुझे इसके बारे में लगता है, और ये पूरा जो हमारी सोसाइटी है उसमें नॉर्मलाइज कर दिया गया है। क्योंकि अगर आप देखें, मैं वही देख रही थी जो आंकड़े देखे अभी, और मैंने शो भी किया था 3 दिन पहले, कि जो एनसीआरबी डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, रिकॉर्ड अभी ब्यूरो, अभी उनके हाँ, आंकड़े जो भी सामने पूरा आए। जो मतलब 1 साल का वो पूरा आंकड़े देखता है कि सबसे ज्यादा केस कहाँ हुए, कौन से शहर में हुए, सबसे ज्यादा क्राइम क्या हुए। अब उसके मुताबिक, और ये केस हैं जो आप दर्ज करते हो, वो केस नहीं है जिनको आप दर्ज कभी होते नहीं है। उसके मुताबिक हर 6 मिनट में एक लड़की का स्टॉकिंग केस दर्ज होता है। और इमेजिन करो जो कितने केस हैं जो नहीं दर्ज करते, क्योंकि बहुत लड़कियों में हिम्मत नहीं होती है कि जाके एफआईआर की रिपोर्ट लिखवाए। तो यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि कितना रैम्पेंट है, और सोसाइटी में यूजुअली एक्सेप्टेड है, और इसको आई थिंक कंडेम करना चाहिए। और पर नहीं होता है। मुझे मुझे तो यही लगता है कि पॉपुलर कल्चर में एक्सेप्टेड है, कोई इसे क्रिटिसाइज नहीं करता, तो ठीक है, चल रहा है। और दूसरी बात प्रीति, ये लड़के जो भी क्राइम कर रहे हैं या करते हैं यूजुअली, ये सब ना प्यार के नाम पर होता है। हाँ। कि मैं उससे प्यार करता था इसलिए मैंने जाकर मार दिया, मैं उससे प्यार करता था, उसने मना किया शादी के लिए इसलिए मैंने कर दिया, पहले हम दोनों रिश्ते में थे, उसने बाद में रिश्ता तोड़ने की बात कही, मुझे छोड़ने की बात कही, शादी करने से मना किया, इसलिए मैंने जाकर मार डाला। मैं शाहरुख का स्पेसिफिकली झारखंड के दुमका से जो केस आया उसमें जो अक्यूज है, उसका वीडियो देख रही थी जब पुलिस उसे हिरासत में लेकर जा रही है। वो हंस रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। आपने जिस मोमेंट पे किया उस मोमेंट को छोड़ दो, उसके बाद भी आपको रिग्रेट नहीं है, आपको गिल्ट नहीं है, क्योंकि आप ये सब प्यार के नाम पे कर रहे हो। कैसे ये जस्टिफाई कर लेते हैं उस नाम पर? साइकोलॉजिकली ना, इसको यूजुअली जो कहते हैं ना कि मुझे प्यार है, इसको अगर आप साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछो कि स्टॉकिंग का क्या है, वो सेंस ऑफ लव नहीं है, वो सेंस ऑफ पावर है। कि आपको लगता है कि कोई आपके हाथ से निकल रहा है, या और इट्स अ सेंस ऑफ पावर कि आप वो एस्टैब्लिश करना चाहते हो किसी पे। तो हाँ, जो आपने वो जो शाहरुख की जो हम सब ने तस्वीर देखी, मतलब इट्स स्टनिंग, कि वो स्मर्क, वो स्माइल, के मतलब अब ये है। और वो इतनी छिछली हंसी है, वो देख के गुस्सा आ रहा और है। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो प्यार करता था, कि मैं उसके बगैर नहीं जी सकता था। और यूजुअली क्या होता है ना, जब ये केसेस कोर्ट में जाते हैं, जो शाहरुख का केस है, होप उस पे तो द स्ट्रॉन्गेस्ट जो कोर्ट नजरिया लेगा एंड हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी। बहुत लोग डेथ पेनल्टी भी मांग रहे हैं। पर जो केसेस होते हैं, मान लीजिए जिसमें ऐसे फेटल नहीं होते जैसे अंकिता के लिए हुआ, क्योंकि उसको तो जला के मार दिया गया। पर जो केसेस होते हैं कि थोड़ा सा नाइफ कर दिया, नाइफ, हाथ पे नाइफ कर दिया, या कितने एसिड अटैक के केसेस, सारे जो इतने सारे एसिड अटैक के केसेस हुए, सारे स्टॉकिंग के केस हैं 80% ऑफ देम। वो तो बहुत ही हेनस है। पर जो छोटे स्टॉकिंग के क्राइम होते हैं कि एक लड़का 1 महीने तक एक लड़की का पीछा करे जा रहा है, थ्रेटनिंग कॉल्स दे जा रहा है, उसको इतना अनकंफर्टेबल कर रहा है कॉन्स्टेंटली, और अगर आप उस पर एफआईआर दर्ज करें, आधे टाइम तो उस पर कुछ एक्शन ही नहीं होता, उसको समझा लेते हैं, लड़के को समझा देते हैं, क्योंकि ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना उसका और सबको लगता है कि इसको समझा दो, इसको समझा दो, ये ना मोमेंट। और अगर कोई क्राइम ऐसा हो जाता है ना, तो कोर्ट में आर्गुमेंट हो जाता है मोमेंट ऑफ मैडनेस, बिकॉज वो इतना अपने इमोशंस में बह गया था कि इट वॉज अ मोमेंट ऑफ मैडनेस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है इसी से बढ़ावा देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत पहले ही इसको कट ऑफ करो और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो स्टॉकिंग की, अगर चाहे उसमें कोई फिजिकल वायलेंस ना हो, और स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दो, तो एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जो हम नहीं करते। क्योंकि जो ऐसे छिछोरे टाइप लड़के होते हैं ना, उनको समझाया जाता है। आप जो बात कह रही हैं इसको मेरी आदत है, मैं यूट्यूब पे ना चीजें एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि जो रॉ कंटेंट होता है, जो रॉ चीजें होती है, किसी ने ब्लॉग डाल दिया, कुछ बात है, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि फर्स्ट हैंड चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं ग्राउंड पे नहीं भी जा रही हूँ तो मुझे फर्स्ट हैंड जो लोग सोच रहे हैं वो डायरेक्ट मिल रहा है, रादर देन कोई न्यूज देखना है। मैं अपना टाइम उसमें स्पेंड करती हूँ। तो मैंने बहुत ज्यादा वक्त ना 911 की जो यूएस में कॉल्स होती हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स बहुत सारी अवेलेबल है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, जिसमें वो कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराते कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलग अलग तरह से। एक बार तो उसने 911 में, एक लड़की थी, उसने कॉल करके कहा कि मुझे पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, तो आई हैव टू ऑर्डर पिज्ज़ा फॉर 4। तो जो इस तरफ पुलिस की ओर से बात करी थी, उसने कहा कि अच्छा, आप क्या किसी डेंजरस सिचुएशन में? तो इसने कहा कि यस। कि ओके ओके, आई एम नोटिंग इट डाउन, कितने लोगों के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करना है? उसने कहा 4। अच्छा, तो आपके आसपास 4 लोग हैं, क्या उनके पास हथियार भी हैं? तो शी सेड कि यस, चीज़। वो किस सिंबल में बात कर रही थी, क्योंकि उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई।
वहां पर पुलिस को ना उसी तरह कॉल कर लिया जाता है, अप्रोच कर लिया जाता है जिस तरह हम यहाँ पर किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को कॉल करते हैं कि हमारे बैंक में दिक्कत आ गई, फोन में दिक्कत आ रही है या ये दिक्कत है। हमारे यहाँ पुलिस को बहुत नेगेटिवली भी तो देखा जाता है ना, मतलब पुलिस के केस से, पुलिस के पचड़ों से कोशिश की जाती है कि इससे बचे रहें। घर के बाहर मैं आज भी सोचूं कि मेरे मोहल्ले में कुछ हो रहा हो और पुलिस आ जाए, अगर मेरे घर ही आए, तो मेरे वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाएगा कि उनके घर पर पुलिस आई थी, क्या हो गया था। ये वो शेम इतना जुड़ा हुआ है ना, मेरे पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करेंगे कि मेरे घर के दरवाजे पर या दहलीज पर पुलिस आकर पूछताछ करे। और पुलिस का भी काम हो गया, जो बात आप कह रही हैं कि समझौता करा लेना कि आधेतर तो पुलिस लॉन्च ही नहीं करती एफआईआर, क्योंकि वो नहीं करना चाहती। एक तो कहेंगे भाई कहाँ हुआ है, तो जुरिस्डिक्शन पे हो जाता है, क्योंकि स्टॉकिंग वाला केस आप कैसे आप लॉन्च भी कर दो तो फिर अल्टीमेटली हो जाता है समझा लो यार, मतलब सुलझा लो, वो उसको समझा दो कि नहीं इंटरेस्टेड है लड़की, अब उसी तक रह जाता है। पुलिस खुद एक्टिवली आपको बोलती है कि आप केस ना सुलझा दो, क्यों कोर्ट के चक्रों में पड़ना है, क्यों पड़ना है एफआईआर के चक्रों में, समझा दो, समझ जाएगा। और उसके उसके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं, उसके कोई भाई से बात कर लेते हैं, यूजुअली ऐसा ही रहता है स्टॉकिंग केसेस। झारखंड का जो केस है उसमें भी सेम चीज सामने हुई कि पहले इन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन वो मौखिक कंप्लेन थी। तो जो शाहरुख का बड़ा भाई है उसने माफी मांग ली और ये आश्वासन दिया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर 5 दिन बाद सो रही थी, आप सोचिए, वो 17 साल की लड़की अपने घर में कमरे में सो रही है, उसने खिड़की खोली, पेट्रोल फेंका, आग लगा दिया, खिड़की से देख रहा है जब वो तड़प रही थी, चीख रही थी। आप वो गिल्टी प्लेजर जो कहते हैं ना अंग्रेजी में जो शब्द है, क्या मिल रहा होगा उसे इमेजिन करके भी ना हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें इतना गुस्सा आता है कि क्या है ये, क्या मान सकता है ये, क्या। बट ये होता है, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट या मैं और प्रीति कोई थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हमारे आपके बीच की है। झारखंड में हुई है ये घटना, ये एग्जैक्ट जो पुलिस में कंप्लेन दर्ज है उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो पुलिस के साथ प्रीति जो शेम जुड़ा हुआ है, और शेम के साथ यही कि मौखिक कंप्लेन करा देना, जो लड़की है, लड़की के माँ बाप हैं या जो भी बड़े लोग होते हैं घर के जो फैसला लेते हैं, वो जाकर भी पहली बार में कि डांट डपट दे लड़के को, समझ जाएगा, डर जाएगा। पुलिस को तो एक डराने का जरिया पहले माना जाता है कि वो धमका देगी तो ये समझ पुलिस जाएगा। लास्ट रिजॉर्ट है स्टॉकिंग केसेस में। अगर मैंने देखा है, अगर कोई इमिडिएटली इतना ज्यादा सेंस ऑफ वायलेंस नहीं क्रिएट हो जाता, मोस्ट फैमिलीज के लिए पुलिस पे जाना लास्ट रिजॉर्ट है। मोस्ट अपने ही लेवल पे खत्म करना चाहते हैं बात। और अगर आप मतलब छोटे शहरों में तो और ज्यादा होता है, क्योंकि छोटे स्तर पे लड़की बदनाम हो जाएगी, स्टॉकिंग केस, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो जितना मैंने यूजुअली देखा है दैट गोइंग टू द पुलिस सबसे आखिरी रिजॉर्ट होता है। बहुत रेयर ओकेजन होता है कि बहुत मैसिव थ्रेट हो तो स्टॉकिंग की केस में आप जाकर एक एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो क्या हम यहाँ पर मतलब ये क्या मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रही हूँ या मैं विक्टिम को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उनकी गलती है, उन्होंने पहले कंप्लेन दर्ज कराई, लेकिन क्या इस एंड में हम थोड़ा सा लीनियंसी बरत लेते हैं क्या कि पता है मैं जैसे लड़कों के प्रति? मैं पता है मैं क्यों ऐसा मैं कैसे देखती हूँ इसको। अगर मेरे साथ ये इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ होता तो मेरा थोड़ा सा इसमें उल्टा था। जब मैं पता है मैंने, क्योंकि ये मेरे साथ एक स्टॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, और जब आप बच्चे होते हो ना यूजुअली, अगर आप और मुझे लगता है ना 22, 23, 24 में आप बच्चे ही होते हो, 17, 16, 18 साल की और आप लड़कियां। 17, 16 ये 17, 16, 18 साल की लड़कियां हैं। और बहुत बार होता है, एक तो आप इतना आपको एक सेंस ऑफ फियर हो जाता है कि कॉन्स्टेंटली कोई आपको स्टॉक कर रहा है, और ऊपर से आप बताते नहीं हो बहुत टाइम तक। आपको लगता है आप खुद ही डील कर लोगे, आप अपने मतलब अपनी दोस्त को बता दोगे मैक्सिमम, पर आपको थोड़ा सा डर लगता है अपने पेरेंट्स को बताना। और एक ये सेंस ऑफ फियर होता है कि आपको पर्सनली भी लगता है ये हमेशा, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमें लगता है कि क्या ये मैंने इनवाइट किया है, क्या मैं इसको कोई सिग्नल्स दिए हैं कि ये ऐसे बार बार मेरे पीछे पड़ रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप कोई फैमिलीज होती हैं जो नहीं समझ पाती हैं, अगर आप उनको एक कन्फाइड भी करो तो आपको वो उलट पलट के आपको बोलेंगे कि मतलब आपने क्या किया इसमें, रिस्ट्रिक्शंस लड़की पर लगाए जाएंगे। हाँ, कि तुम तो मतलब क्या हुआ, बाहर वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएंगे और क्वेश्चन भी किया जाएगा बहुत सारी फैमिलीज में। तो ये मुझे लगता है कि क्या हम नहीं करते इसको सीरियसली। पता है मैं जब बच्चे होते हो ना, बहुत मतलब मुझे लगता है 25 के अंडर आपने लाइफ ऐसे देखी नहीं होती है कि आप इतना स्ट्रॉन्ग वो स्टांस ले लो कि आप एक स्टॉकिंग, और आपको क्या पता आप कहाँ सोच पाओगे उस एज में। अभी भी हम कहाँ सोच पाएंगे कि चलिए कोई लड़का आपको कॉन्स्टेंटली आपका पीछा कर रहा है, आपको कॉल्स कर रहा है, आपको मे बी थोड़े से थ्रेटनिंग वो कर रहा है, पर आपको क्या लगता है कि वो एक दिन ऐसा कुछ कर देगा
आपको लगता है ये आप कभी सोच भी नहीं पाते हो कि ये इस एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगी बात। आपको लगता है कि मतलब खत्म हो जाएगी, बस लेट मी, मतलब एक और हफ्ता मे भी ठीक हो जाएगा। झारखंड वाली लड़की का जो आखिरी बयान है, बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं वो उसने यही, मैं क्योंकि मैंने कॉपी लिखी है, मैंने बहुत क्लोजली ये केस फॉलो किया, उसके आखिरी शब्द यही थे कि मैं इसकी हरकतों से वाकिफ थी, मुझे पता था कि ये किस प्रकार का लड़का है, गली में लोग इसे आवारा लड़का कहते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो इस हद तक चला जाएगा। 5 दिन तक वो लड़की लड़ती रही, फिर जाके 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। तो अपने आखिरी शब्द में वो कहकर गई है जो बात अभी प्रीति आप कह रही हैं कि मैं समझ नहीं पाई कि वो इस हद तक इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा। वही ये यूजुअली ये होता है। और मैं क्या बताऊं इसमें, मैंने फर्स्ट जॉब था मेरा, टाइम्स नाउ चैनल है, मैं 25 ईयर्स की होंगी, जो टाइम्स नेटवर्क का था, और मैंने तभी ज्वाइन किया था। और मैंने बहुत टाइम तक मैंने ये बात करी भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि क्यों कोई बात करे, पर अब मैं मतलब अब समझ में आ रहा है भाई क्या, क्यों नहीं बात करो, मतलब तुमने थोड़ा कुछ गलत किया है। तो वहां तब मैं पहले बॉम्बे में ज्वाइन किया था, मुझे दिल्ली डिप्यूट किया गया था 2 महीने के लिए। और टाइम्स नाउ में बहुत सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते थे उस वक्त, जो, और मैं बहुत न्यू थी, और मतलब कोई इतना एक्सट्रीम नहीं था, पर उन्होंने कॉन्स्टेंटली अबाउट 2 वीक्स टू 1 मंथ मुझे स्टॉक किया था कि जब अगर मैं घर पहुंचूं, उनकी गाड़ी घर के सामने कभी कभार खड़ी होती थी, मेरे घर के सामने, और मतलब कोई कोई जगह ऐसी होती थी जहां पे मैं उनको गाड़ी दिखती थी, मुझे बहुत डर लगता था उनसे, मैं बहुत छोटी भी थी उनसे, और कॉन्स्टेंटली ऐसा होता था मेरे साथ, बहुत टाइम तक ये चला। और फिर मैंने जो बेस्ट चीज की जो मुझे लगा, और मैं एग्जैक्टली डिटेल्स में नहीं जाऊंगी वो कौन थे और क्या क्या हुआ, पर मुझे लगा दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैं सोच भी नहीं, ये ऑप्शन ही मेरे दिमाग में नहीं आया कि आप पुलिस में भी जा सकते हो, ऑप्शन ही नहीं था। और तब, और आप इतना, बिकॉज यू, आप इतने एक्सपोज नहीं होते हो, आप इतने नाइव होते हो कि आप सेंस भी नहीं कर पाते हो कि आपको करना क्या, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, कि सही चीज क्या है। तो मैं एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ जो मुझे इतना हेल्प किया, क्योंकि मैं इतना डर गई थी, सेंस ऑफ फियर था कि आप, मैं हमेशा उस गाड़ी को देख, मुझे भी नहीं पता वो गाड़ी का कलर क्या था, वो कौन सी गाड़ी थी, और मैं हमेशा उस गाड़ी को देखती रहती थी कि ये गाड़ी घर के सामने खड़ी है, और जब मैं ऑफिस जाती थी वो गाड़ी हमेशा होती थी वहां पर, और एक बहुत ऑकवर्ड और बहुत अनकंफर्टेबल सेंस होता था। उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, ना कोई फोन कॉल, एक मुझे, अब वो तो छोड़िए, ऐसा नहीं था कुछ, ऐसा कोई कुछ किया नहीं, पर कांस्टेंट प्रेजेंस, मतलब उनका क्या बनता था कि उनकी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी हो, और एक बार नहीं काफी बार, रात में जब मैं वापस अपने किसी दोस्त से मिलके आ रही हूँ तभी भी कभी कभार। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहूंगी कि देखिए, अगर कोई भी, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है बहुत सारी महिलाएं हैं, और अगर आप के साथ ये हो रहा है, तो आप एक तो पहली चीज आप बांध लीजिए, कभी कभार ना आप, और अगर आप यंग हैं, 25 और अंडर हैं, अगर आप 25 हैं तो आप हिम्मत करिए और जाके खुद दर्ज कराइए। पर मैंने एज लिमिट क्यों कर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर 25 आई बिकेम अ लिटिल मोर बोल्डर, मतलब अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट, तो ये उस हिसाब से एज लिमिट है, कोई और नहीं। पर अगर आप यंग हैं, कभी मत सोचिए कि आप खुद डील कर पाएंगे इन चीजों से, आप इक्विप नहीं है, आपको नहीं पता कि लोग कैसे बिहेव कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। तो मैं एक ही एडवाइस दूंगी कि आप सबसे पहले, अगर आप अपनी फैमिली में ट्रस्ट करती हैं, किसी को भी जो बहुत क्लोज है आपके, आपसे बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन, या कोई भी अंकल आंट, कोई भी हो, आंटी, जो भी हो आपके घर में, और आप उनको ट्रस्ट करते हैं और आपको पता है कि वो आपको ब्लेम नहीं करेंगे, प्लीज उनको जाके आज बता दीजिए। क्योंकि ना, जो आप सेंस ऑफ फियर में रह रही हैं, एक तो वो रेडिकल चेंज होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास लाइफ का नजरिया है, उनको पता है इन चीजों को कैसे डील करना है। क्योंकि मैंने जिस दिन अपने फादर को बताया, उन्होंने ऐसा डील किया कि अगले दिन से चीज बिल्कुल खत्म थी, और उन्होंने इमिडिएटली टेक ओवर कर ली सिचुएशन, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, एंड इट ओनली कम्स विद एज। और इन चीजों में वो आपको नजरिया चाहिए होता है अगर आप छोटे हैं। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी आप ही के जैसी है। प्रीति, लेकिन ये तीनों केस में, झारखंड में चाहे ये शाहरुख का केस हो, चाहे दिल्ली में जो संगम विहार में लड़की को गोली मारी गई, चाहे खंडवा का हो, तीनों के जो लड़कियों के माता पिता हैं, उनकी बाद में बाइट आई तो उन्होंने यही बात कही कि हमें पता था, हमने मौखिक कंप्लेन कराई, हमने दर्ज कराया, लेकिन एक वो बात होती है ना, मैं कहूँ तो लड़के की जिंदगी बर्बाद ना हो, मतलब पुलिस डांट डपट के छोड़ दे। तीनों ही केसेस में, मैं ये तीनों लड़कियों का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया, आज जो बागपत या आप अयोध्या का बता रही हैं, इसमें अभी लड़कियों की घर वालों की अभी कोई बाइट नहीं है, इसलिए मुझे इनका नहीं पता, लेकिन ये तीनों में ये बात सामने आई कि
हमने मौके कंप्लेन कराई, हमने किया, लेकिन हमने सोचा नहीं था। माँ बाप भी कई बार नहीं जज कर पाते कि लड़का क्या कर देगा, क्योंकि वो भी मान लेते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, अब इतना भी ना कर दें कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। ये तीनों लड़कियों के केस का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि इन तीनों के माता पिता की बाइट आई, उनके बयान आए सामने, तो उन्होंने ये कहा कि हमने मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी, रिटन कंप्लेन नहीं हुई, क्योंकि अगर रिटन कंप्लेंट होती तो पॉक्सो का केस लगता, लड़कियां नाबालिग थी, सीधे ये जेल जाते, सलाखों के पीछे जाते। तो एक जो लड़कियों के भी अभिभावक हैं या जो सीनियर्स हैं वो ये मान लेते हैं कि लड़के की जिंदगी बर्बाद ना हो, इतना एक्सट्रीम स्टेप मतलब, क्योंकि जान पहचान वाली होते हैं, मोहल्ले के होते हैं, मतलब नजरों में होता है वो लड़का, तो एक वो जो हम उदारता बरतते हुए चलते हैं ना कि किसी के साथ इतना भी बुरा ना हो जाए, इंसानियत के नाते, ये क्या करना चाहिए? मतलब पहली बार में जाओ और सीधे कंप्लेन दर्ज कराओ, जो जैसा मैटर है सीधे वैसा का वैसा स्टेट करो। या मुझे तो लगता है आप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे सही में लगता है कि एक तो आप खुद, मैंने वही बोला, अगर आप खुद हैं आप खुद मत डील करिए, किसी अपने एल्डर को इन्वॉल्व करिए अगर आप छोटी उम्र के हैं, और आपको नहीं, बेस्ट फ्रेंड से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, आपको अपने पेरेंट्स या किसी बड़े को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब ऐसे इंसिडेंट्स अगर आप देखो, आपको क्या पता कौन क्या करता है, अपनी तरफ से मुझे लगता है अब कि आपको एफआईआर कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुतों को लगता है कि करेगा क्या करेगा, मतलब ऐसा क्या इतना बड़ा क्या हो जाएगा, बट मुझे लगता है अभी आपको फर्स्ट थिंग आपको रिपोर्ट कर देनी चाहिए, एफआईआर दर्ज कराइए इमिडिएटली, वेट मत करिए, क्योंकि उसमें ना बाद में अगर कुछ हो जाएगा आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाओगे, आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे कि आपकी बेटी के साथ ये हुआ या आपकी बहन के साथ ये हुआ या जो भी आपकी क्लोज हैं उनके साथ ये हुआ। तो मुझे नहीं लगता, जैसे कोई कोई चीजें होती हैं लाइफ में उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और स्टॉकिंग को नहीं लाइटली लेना चाहिए। हम इस डायरेक्शन में तो जो आप बात कह रही है मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, और मैं इसीलिए समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ना एक डाउट ये हो रहा था, क्या मैं विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हूँ, क्या मैं गलत डायरेक्शन में चीजें बताई जा रही हूँ। अब मैं दूसरे पहलू की तरफ आती हूँ। आप अगर YouTube पे ना, अब इसमें तो पैसे भी नहीं लगते हैं, मूवी देखने के लिए कोई कहे कि हमने नहीं देखी मूवी, या हमारे पास एक्सेस नहीं है, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आप YouTube पर देख रहे होंगे। YouTube पर अगर आप सर्च करेंगे नो मीन्स नो या फिर आर यू वर्जिन, ये दो अमिताभ बच्चन के पिंक फिल्म में डायलॉग थे, जिसमें बड़े क्या कहूं मैं, स्पष्ट और कम शब्दों में उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं अपने आप में एक वाक्य है, ये कोई इशारा नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है, ये वाक्य है। लड़की ने अगर ना कह दिया है तो वो उसका मतलब ना है, और हमें लड़कों को सिखाना पड़ेगा आज कि आपको ना कैसे सुनना है, ना को कैसे लेना है। मैंने कभी आज तक नहीं सुना कि शादी करने से किसी लड़के ने मना कर दिया तो लड़की ने जाके एसिड फेंक दिया, लड़की ने जाके गोली मार दी, लड़की ने जाके आग लगा दी। सेंस ऑफ पावर, बिल्कुल। कुछ लोग आएंगे कमेंट में ये बात कहने की लड़कियां झूठे केसेस दर्ज कराती हैं, लड़कियां ऐसे केसेस में फंसाती हैं, लड़कियों के पास ज्यादा कानून का संरक्षण है इसीलिए वो उसका गलत इस्तेमाल करती है। फिर भी वो कानून का इस्तेमाल कर रही है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि नंबर ऑफ केसेस जैसे हमें इन इन तीनों के उसमें सामने है वैसे लड़कियां कर रही हैं कि मार दे रही हैं। ये तो क्या हमें वाकई मतलब नहीं सिखाना चाहिए लड़कों को कि हाउ टू टेक नो, कैसे आप रिजेक्शंस को झेलें, कैसे आप समझे। ये तो बिल्कुल हमें सामाजिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें हर लेवल पर उन्हें समझाने की जरूरत है कि हाउ टू डील नो। सोनल, मैं से एक और चीज, एक थोड़ा ना एक स्टेप और आगे बोलूंगी, अगर इफ नो मीन्स नो ना, तो कुछ ना कहना भी नहीं है। अब ये ना बहुत बार होता है कि अगर कुछ बोले ना तो वो उसका हाँ हो जाता है, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं रही है, हाँ हो जाता है। आई थिंक अगर कोई महिला या कोई लड़की ने कुछ बोला नहीं है, आपको तब तक ये ना ही लेना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब उसकी ना में हाँ है वो तो छोड़िए, अगर उस कुछ कह भी नहीं रही है वो भी ना है, उसकी चुप्पी में भी ना है, जब तक वो हाँ ना बोले। जब वो हाँ बोले वो अलग बात है। पर ये ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने पढ़े हैं, और एक्चुअली इस वीक का जो जो तुम रिकमेंडेशन बोलती हो ना, तो जो क्या देखा क्या किया, ये भी उसमें बाद में आऊंगी। तो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कहते हैं, जैसे जो कोर्ट में जाते हैं रेप केसेस हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन होता है वो, जैसे जो डिफेंडर होता है वो मतलब कि रेप है, प्रोसिक्यूटर कहता है कि ये रेप हुआ है, तो जो डिफेंडेंट होता है कि पर इसने ना नहीं कहा, तो इसने सिग्नल्स गलत दिए, इसने नो नहीं बोला, तो मतलब यस था, तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए आई थिंक हमको एक स्टेप आगे जाना चाहिए कि चलिए ना तो ना है,
पर चुप हो तो वो भी ना है जब तक हाँ ना हो। तो मुझे लगता है एक स्टेप आगे जाना चाहिए। और भारत में मतलब किस लेवल पर प्रीति हम फेल हो रहे हैं? हम बहुत आधुनिकता को कोसे, पाश्चात्य संस्कृति को कोसे कि पश्चिम में तो ये होता है, वेस्ट का कल्चर इतना बुरा है, ये है। वेस्ट में लड़कियां बीच पर भी जाती हैं, लड़कियां जिसको आप कहते हैं ना कि अश्लील की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से वो सभ्य नहीं है, आप जिसको सभ्य मानते हैं वो उस सभ्यता के पैमाने पर फिट नहीं बैठता। तब भी वहां पर उनके कपड़ों के आधार पर ये नहीं समझा जाता कि अब वो अवेलेबल है। मैं कितने ही बीचेस की फोटो देखती हूँ, कितने ही लोग इंडिया से वहां घूमने जाते हैं, लेकिन बीच पर कोई आपके कम कपड़े को सिग्नल मानकर आपका बलात्कार नहीं करता। यहाँ क्यों ऐसा होता है कि कपड़े हो, जीन्स हो, मतलब ऐसी चीजें हैं ना कि उसका देखना, लड़की का हंस के बात करना, लड़की का मुस्कुराना, ये सब सिग्नल है कि वो तो दिखा रही है कि वो अवेलेबल है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, अगर आपकी खाप कहती है कि जीन्स मत पहनिए गलत बात है, तो आपको भी लगेगा भाई ताऊ सही कह रहा है गलत बात है, छोरी ने जीन्स पहनी है, ये मतलब ये तैयार है सब चीज़ के लिए। सोशल कंडीशनिंग होती है ये सोनल। देखो यहाँ पर हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर कोर्ट, और ये सेशंस कोर्ट, छोटे कोर्ट्स की बात नहीं कर रही मैं, हाई कोर्ट तक जजेस ने बोल रखा है कि उसने प्रोवोकेटिव कपड़े पहने थे, कि मतलब ऐसे कपड़े पहने थे कि उसने इनवाइट ही किया था कि आके मेरे को आप सेक्सुअली मोलेस्ट कर दीजिए। आप घर में रहते हो, बहुत बार जब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, मेरे घर में नहीं था ऐसा, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, जब हम बाहर जाते थे वो ड्रेस के ऊपर एक शर्ट पहन के जाती, घर से शर्ट पहन के निकलती थी, फिर शर्ट निकाल देती थी। कितनी सारी फिल्म्स हमने देखा है कि आपको फैमिली में भी थोड़ी शेम महसूस कराएंगे कि अगर आपने ऐसे कपड़े पहने जो छोटे हों या जैसे भी हों, जो आप उनको लगे कि ये अश्लील है। ये पूरा एक हर लेवल से अगर आप देखें, कोर्ट से लेकर नैरेटिव अगर आप बांधें, तो जो आपके खुद के घर में होता है, जो बाहर सोसाइटी करती है, ये सारा बंद जाता है। और यही एम्पावर करता है किसी, वही कि अगर एक गांव है उसमें खाप कह रही है कि लड़कियों को फोन नहीं, अगर आप उनको फोन दे दो तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। अगर वो जीन्स पहनती, जीन्स नहीं अलाउड होती है, कितने गांव हैं, मुझे ही पता है 3 खाप है, मैं जाट हूँ, मुझे पता है कितनी सारी खापों ने बोला था जीन्स नहीं पहनेंगी लड़कियां, और जो गांव के लड़के हैं उनको लगता है कि भाई सही कह रहे हैं। तो हमें इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ तो ज्यादा जरूरत मुझे लगता है जितनी आप मॉरल पुलिसिंग लड़कियों की कर रहे हैं, आपको इस लेवल पर तो शुरू से स्क्रैच से लड़कों को चीजें सिखाने की जरूरत है। और जो आई होप कि लड़के भी ये शो देख रहे होंगे और देखते ही हैं, जैसे मुझे कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप ना सिर्फ आप समझ रही होंगी, ऐसे मत बोला करिए, आप जेंडर न्यूट्रल वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत से लड़के देखते हैं, किसी ने कमेंट करके कहा था, और ये बात बिल्कुल सही है कि लड़के भी देखते होंगे। तो क्या, हाँ, जो बात प्रीति कह रही है सोशल कंडीशनिंग की, हमें तो लड़कों को स्क्रैच से सिखाने की जरूरत है ना, कि देखो इसका मतलब ये होता है, उनको आप सिखाओ, उनकी आप पॉलिशिंग करो, उनको आप बताओ कि इसका मतलब ये नहीं होता। लड़की का ना बोलना तुम्हारे किसी क्या कहूं मैं, नाजुक से प्राइड को चकनाचूर करने जैसा नहीं है। वो मेल ईगो इतना छोटा नहीं है कि एक लड़की के ना बोलने से वो बिखर जाएगा और आपको जाके मार डालना है, आपको ये करना है। आपको ना लेना आना चाहिए। और ये बहुत रीसेंट एग्जाम्पल कि ये अभी अवेयरनेस में अभी आया है। अब देख लीजिए, मुझे अभी भी याद है 2012 का निर्भया केस में शीला दीक्षित कितनी अच्छी चीफ मिनिस्टर थी, और मुझे मतलब आप उनको रिस्पेक्ट करते थे बहुत सारी चीज़ों के, मैं तो बहुत यंग थी, और मुझे अभी भी याद है कि मैं वो जो बाइट उन्होंने दी थी ना कि पर इतनी देर रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था, शीला दीक्षित ने ये बाइट दी थी, और बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था कि विक्टिम ब्लेमिंग, शेमिंग, ये तो वर्ड्स अभी हैं, तब नहीं थे। और मैं भी बहुत शौक थी, आप कैसे मतलब उन्होंने कैसे बोल दिया कि ये इतनी लेट नहीं जाना चाहिए था, कि मतलब वो लेट गए हैं, मे बी इतनी लेट वो बस में क्या कर रही थी, ऐसी मतलब उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला था मुझे नहीं है, पर इसी लाइंस पर कुछ ऐसा बोला था। पर और ये बहुत बहुत सारे केसेस में होता है, बहुत सारे केसेस में होता है, वेयर फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो मैंने बोला था, हर उसमें आप मतलब डायरेक्टली ओनस आप महिला पे डाल देते हो। और ये केसेस ना अगर बहुत क्रिमिनल लोगों के जरिए आते कि कोई है, उसके इतने केसेस हैं, चोरी डकैती ये वो करता रहता है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, क्राइम्स ऑफ पैशन बोलते हैं जो इसका लीगल डेफिनेशन है ना, इसको क्राइम्स ऑफ पैशन बोलते हैं कि उनके कहाँ पैशन है, उनके उससे आता ना तो समझ भी आता। जब जब मैं पूरे केस पढ़ी हूँ, लड़कों की उम्र 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, और
कानून का डर नहीं है। मुझे ये बात क्या स्वीकार करने में ना बहुत अजीब लगता है कि किसे नहीं पता होगा कि वो ये करेगा तो फांसी की सजा हो सकती है, क्या हो सकता है, पूरी फैमिली का नाम आएगा, कितना शर्म लेकर आएगा। उसका एक क्राइम है उसका ऐसा करना, किसी को जाके गोली मार देना, गला रेत देना, जिंदा जला देना, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके फैमिली भी झेलेगी, सब पता होता है। तो उस मोमेंट पे कैसे भूल जाते हैं ये, मतलब क्या हो जाता है ऐसा, क्या इनका ऐसा हर्ट हो जाता है कि इनको लगता है कि हमें इसको बचाना है, बाकी जो भी हो हम झेल लेंगे, हम देख लेंगे, हमें बस अपना ये जो रिजेक्शन इसने दिया इस चीज का बदला लेना है। अब वही मतलब मुझे यूजुअली कभी पेरेंट्स को अपब्रिंगिंग को ब्लेम नहीं करना चाहिए, पर कभी कभार करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप में भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि घर में एक्सेप्टेबल होता है ये चीज़ें, आप किसी को इतना बढ़ा देते हो, उसको इतना सेंस ऑफ एलिवेशन दे देते हो जस्ट बिकॉज समटाइम्स ही इज अ बॉय, कि वो कुछ भी कर सकता है। तो आपने कभी उसको ऐसी चीज़ों के लिए टोका नहीं है, डांटा नहीं है, उसको अपनी जगह नहीं दिखाई है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ये रॉन्ग है, और आपने बताया नहीं है, और आपने ऐसा उसको एक पेडेस्टल पे रख दिया है बस बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग मेल, कि वो एक आदमी है और एयर है आगे, मतलब एयर को क्या बोलेंगे, वारिस है। हाँ, कि आगे ये वारिस है, वंश को आगे बढ़ाएगा। तो आप उसको आपने उसको एक सेंस ऑफ फॉल्स इंपॉर्टेंस दे देते हो, और मुझे लगता है कि ये वही बहुत बार कैरी फॉरवर्ड होता है, जो मैं नहीं बिलीव करती कि आपको ब्लेम करना चाहिए, फैमिली के अपब्रिंगिंग को ब्लेम करना चाहिए, मुझे बहुत गंदा लगता है। पर कहते हैं ना, कभी कभार आप अपनी चीजों को फिर से सोच के बोलते हो कि मे बी मैं ही गलत हूँ। फैमिली की, सोसाइटी की, कि क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस तरह से रखा जा रहा है। और मैं और प्रीति हमेशा एक बात बोलते हैं और हम इस पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वक्त के साथ आपको चीज़ें ना अनलर्न करनी आनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें जो आपको सिखाई गई, बताई गई कि नहीं ऐसा है, आपने बड़े होते हुए ऐसा देखा, आपने कुछ चीज़ें आपको वो छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं ना तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स। जैसे अगर आज मुझे कोई भाषा सीखनी है या मुझे अपने करियर में ही कुछ अच्छा करना है तो मैं कुछ चीज़ें सीखूंगी, और जो मैंने पुराना सीखा वो अब रेलेवेंट नहीं है या वो शायद गलत सीखा, तो उसको अनलर्न करते चलते हैं ना हम कि ये नया सेट है। तो लड़कों को भी ये सीखना पड़ेगा कि वो इतने पैम्पर्ड या इतना जो प्रिविलेज कैरी करके चलते हैं अननेसेसरीली, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जिसको कहते हैं, ये सारे शब्द बहुत क्लिष्ट साउंड करते हैं, बहुत टफ से लगते हैं सुनने में, लेकिन यही है वो मर्दानगी जो है ना कि उसने ना कैसे बोला, तू मेरी नहीं हो सकती तो अब तो तू किसी की नहीं होगी, ये वाले भाव आपको छोड़ने पड़ेंगे। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप वाकई क्रिमिनल है। आपके अंदर अगर ऐसा कुछ भाव है तो आप बीमार हैं, आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है, आपको अपना इलाज करवाना चाहिए, आपको इस पर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसे केसेस हमारे सामने बहुत कॉमनली, बहुत नॉर्मली आने लगेंगे और हम मानने लगेंगे कि यार ये तो होता ही है। लड़कियों के साथ एसिड अटैक्स के देखो कितने केसेस होते हैं, कॉमन हो बेचारे। गया है। आप ये आंकड़ा ही देखिए ना, हर 6 मिनट में एक स्टॉकिंग का केस दर्ज होता है, तो मान लीजिए कितने नहीं दर्ज होते, उसको ऐड कर दो। और साथ में यंग गर्ल्स जो देख रही हैं, जो लड़कियां हैं, हमने भी अपनी उम्र में जो चीजें हम अब सेरेना विलियम का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसने एक बहुत मार्मिक बात कही, बहुत सही बात कही। वही बात से मैं ये एंड करूंगी ये वाला सेशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारी गलतियों से सीखो, जो गलतियां हमने करी वो आप मत करो। आपके साथ अगर पहले दिन भी कोई घूर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, आप डरो नहीं, आप आस पास जो भी खड़ा है, जिसकी भी मदद ले सकते हो उस मोमेंट पर ही बता दो। आप मत भरोसा करो कि अभी तो बस देख ही रहा है, आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है। और ऐसे केसेस के बाद तो खास करके हमें बहुत, ये कुछ ऐसा ये नहीं है कि हम लड़कियों को ही बता रहे हैं, लड़कियों को ही हम कह रहे हैं, लेकिन हमें ही होना पड़ेगा, हमें ही अपनी जान की उतनी फिक्र करनी पड़ेगी कि हम ऐसे स्टेप्स लें। प्रीति, एंड में अगर आप कुछ क्लोजिंग नोट देना चाहें। नहीं, मुझे बस यही है, क्योंकि मैं बिकॉज आई हैव, मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं ये बार बार बोलती हूँ, मुझे ये बोलना होता है, अगर आपको के साथ ये इंसिडेंट हो रहा है, किसी को आज अभी फ़ोन करके बताइए, जो आपको लगता है आपसे बड़ा है, ज़्यादा नज़रिया है, एक्सपीरियंस है। बेस्ट फ्रेंड्स को बताने से, खुद सोचने से कि ख़त्म हो जाएगा, खुद शेम महसूस करने से नहीं चलेगा। आपको पता नहीं इसका क्या अंजाम हो सकता है, आज बता दीजिए, बिलीव मी इट विल रियली हेल्प, नॉट जस्ट यू, द सिचुएशन। तो मेरा बस एक यही है। बाकी जो भी आपकी राय है इस मसले पर, आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट तो हम सारे पढ़ते ही हैं।
और जिसका लगता है कि जवाब देने लायक बात है उसका जवाब भी देते हैं। तो आपकी जो भी राय है आप हमसे शेयर करिएगा, फिर आगे ये जो डिस्कशन की बेला है ये अगले एपिसोड में भी आएगी तो हम उस पर आपके कमेंट लेंगे। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ती हूँ, ये है ऑर्डिनरी ऑफ द वीक का। और जैसे जाते जाते बिल्कुल एंड में मैंने पिछले सेशन के नोट दे दिया था, इस हफ्ते की ऑर्डिनरी ऑफ द वीक है सेरेना विलियम्स। आपने उनका टाइम पर छपा एक इंटरव्यू पढ़ा? नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। मैं आज आपको लिंक भेजूंगी, कल ही छपा है। आप प्रीति टीवी में भी रहती हैं तो व्यस्त होंगी। सेरेना रिटायर हो रही हैं और सेरेना ने ये रिटायरमेंट लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि अब वो अपने मदरहुड के फेज पर फोकस करना चाहती हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि कभी भी बच्चों का ख्याल रखने के लिए या पेरेंटिंग के लिए किसी आदमी को अपना करियर छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, एक औरत को होती है। आप इसको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कहिए या फिर आप कहिए कि मेरे मतलब बायोलॉजी ने मेरे हाथ से वो टेनिस रैकेट छीन लिया, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया एंड शी इज वेरी हैप्पी एंड प्राउड वो स्विच करने में। वो टाइम का जो इंटरव्यू है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसकी पहले पैराग्राफ में एक लाइन थी कि जब मैंने अपनी बेटी को बताया, 5 साल की बेटी ओलंपिया को, कि मैं ये करियर छोड़ रही हूँ और मैं टेनिस खेलना बंद कर रही हूँ, अब ऐसा नहीं होगा, तो वो उतने ही एक्साइटमेंट से खुश हुई है मामा जितने एक्साइटमेंट से मैं कोई सेट जीतने के बाद खुश होकर चीखती हूँ। दिस मेक्स मी सैड क्योंकि बच्चों के पास ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, मतलब माँ बाप का रिप्लेसमेंट कोई कर नहीं सकता। लेकिन सेम टाइम उसने कहा कि जब मैं लिख कर लेकर आई हूँ कि जो मेरे साथ के लोग हैं, टॉम ब्रैडी का नाम लिया उन्होंने, 44 ईयर की एज में उन्होंने 3 बच्चों के जब वो पिता थे तब वो रिटायर हुए और फिर अनरिटायर हो गए। दूसरा नाम उन्होंने जेम्स का लिया, 37 साल के आदमी, 2 साल के लिए 97 मिलियन का एक बॉन्ड साइन किया क्योंकि पता था 3 बच्चों के बाप है कि कर सकता हूं। लेकिन ये ऑप्शन इनके पास नहीं है, बट शी हैज एक्सेप्टेड इट वेरी ग्रेसफुली। और इसके अलावा सेरेना की जर्नी इसलिए भी मुझे लगता है कि वो इस हफ्ते की हमारी ऑर्डिनरी होनी चाहिए और हम सबको इंस्पायर करती है कि एक ब्लैक महिला, आप समझिए जैसे इस देश में दलितों की स्थिति मानी जाती है ना कि सबसे पिछड़े हैं, वो अमेरिका में ब्लैक की स्थिति है। तो ब्लैक महिला उस समय खेलना शुरू की जब चरम पर था और तब कोई एक्सेप्ट नहीं करता था जो खूबसूरती के पैमाने तय किए गए ना कि पतली लंबी, वो उसमें कहीं उस खांचे में उसको कहीं फिट नहीं माना जाता था कि मैस्कुलिन है, कैसी चौड़ी मर्दों जैसा इसका शरीर है, ये समझा जाता था। सुंदर नहीं समझा जाता था, क्या कमेंट्स नहीं सुने। उस समय से निकलकर वो लड़की आई, वो आज कहाँ है और वो ग्रेटेस्ट एथलीट है इस दुनिया की। बहुत लोग कहते हैं, टाइम ने भी यही, मतलब मैंने नहीं, टाइम ने भी उनको यही लेबल दिया कि शी इज ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ ऑल टाइम, कोई नहीं है उनके जैसा। 41 ईयर की एज में वो रिटायरमेंट ले रही है। तो उनकी जर्नी ना, कई ऐसे उसमें उनकी बातें हैं, कई ऐसे स्टेटमेंट्स हैं उनके जो बहुत इंस्पायर करते हैं कि मैं लिख कर लाई हूँ, यू कैन लिव थ्रू माई मिस्टेक्स। जो बात मैं कह रही थी कि आप हमारी गलतियों से सीखिए, आप सीख सकते हैं सपने देखना मेरी जर्नी को देखकर, क्योंकि मैंने भी कभी सपना देखा था और मैंने उसे पूरा किया। और इट्स अ टेल ऑफ नेवर लेटिंग एनीवन राइट योर ओन स्टोरी। तो ये पढ़कर मुझे लगा कि कितनी खूबसूरत बात है कि प्रीति की कहानी कोई और बताए कि अच्छा मेरी बेटी है जो बड़ी तेज है पढ़ने में, ये वो। उससे ज्यादा प्रीति ने अपनी जर्नी खुद चुनी। प्रीति बता रही है कि मैं पढ़ने में बचपन से ऐसी थी, मैंने ये करियर चूज किया और आज मैं ये कर रही हूँ। मैं अपने बारे में ज्यादा बेहतर बता पाऊंगी रादर देन कि कोई और बताए, कोई और लिखे। तो अपनी जर्नी सेरेना ने भी खुद लिखी। मैं, आप, प्रीति, हमारे जैसी कितनी लड़कियां हैं जो अपनी जर्नी खुद लिख सकती हैं। और इसीलिए सेरेना मुझे लगता है कि हमारी ऑर्डिनरी ऑफ द वीक भी होनी चाहिए और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन भी होनी चाहिए। सोनू, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ऑर्डिनरी ऑफ द वीक है द शेयर फैक्ट कि उन्होंने अपने करियर में और जो उन्होंने अचीव किया। एंड आई थिंक एक बहुत छोटा सा ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने अभी बाव आउट किया है अपने करियर से, तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे सकते हैं। पर मैं एक चीज़ में थोड़ा सा डिफर करूँगी क्योंकि, और जो उनकी जो लास्ट लाइन है दैट डोंट लेट एनीबडी एल्स टेल योर स्टोरी, उस लाइन को लेके कि देखिए, अगर आप एक माँ हैं और आपका कितना भी छोटा बच्चा है, अगर आप अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती और काम करना चाहती हैं, आपको एक बुरी माँ नहीं कहेगा। कोई आपको नहीं कह सकता कि आप एक, और ये बहुत होता है सोसाइटी में कि भाई माँ को तो छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
जो सरीना ने खुद बोला है। पर अगर आप बहुत अच्छी माँ हो सकती हैं और आपका वही स्टाइल है और आप उसी से ही आपको एम्पावरमेंट मिलती है और आप एक बेटर मदर बनती हैं, क्योंकि आप बाहर जाकर एक, ये भी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली जरूरी है करना, कि मतलब पैसा चाहिए इसीलिए आप जा रही हैं, अरे भाई उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसका एक घर में बच्चा है, नहीं तो वो घर पे ही रहते उसका पालन पोषण करती। बहुत थिंकिंग है हमारी इंडिया में ऐसी कि अगर आप माँ बन जाए, एक माँ को ही घर पे रहना चाहिए। पर अगर आपको एम्पावरमेंट मिलती है, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है और कि आप बाहर जाके काम करें और जब आप वापस आए वही कॉन्फिडेंस आपको एक बेटर मदर बनाएगा। तो गिल्टी मत फील करिए कि क्योंकि सेरेना कह रही है कि माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इसीलिए उन्होंने छोड़ा। बहुत सच्चाई है इसमें, क्योंकि बहुत सारे जो मेल टेनिस प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों के साथ आगे जाकर अपना करियर चलाया है। सरीना ने चूज किया है कि वो नहीं आगे काम करे। उनकी स्टोरी आपकी स्टोरी नहीं है, और अगर जो भी आपकी स्टोरी है वो आप कोई जज नहीं करेगा। आप करना चाहिए किसी को आपको, और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप अगर काम कर रही हैं तो आप एक बुरी माँ है, क्या पता आप बहुत ही अच्छी माँ है। उसमें चाहे अच्छा और बुरा में काम करने का कुछ वो नहीं है। बिल्कुल, बस वही डिफरेंस मुझे बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं आपसे इस बात पे। और मैं यही बात कर रही थी कि सेरेना ने बहुत उसमें कहा कि शी इज वेरी हैप्पी अबाउट इट और उनको कोई गिल्ट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो किसी प्रेशर में आकर, किसी उसमें आकर वो अपने उस पर फैसला ले रही हैं जैसा वो चाहती हैं। लेकिन इस आधार पर मतलब आज भी मैं देखती हूँ, विराट कोहली की बेटी हुई, अनुष्का ने अपने करियर से ब्रेक लिया, विराट आए मैच छोड़कर आए रहे, लेकिन क्या 2 साल का ब्रेक विराट भी अपने पीक करियर से लेंगे? यही सवाल मुझे हर बार जो बात आप कह रही थी वो सोचने पर मजबूर करता है कि इज इट वेरी नेसेसरी। फिर मैं अपने आसपास एग्जाम्पल्स भी देखती हूँ, मैं अपनी माँ को देखती हूँ जो एक वर्किंग मदर है। मैं 1.25 महीने की थी, मेरी मम्मी बताती हैं, तब वो मुझे ऐसे मेरी दादी दादा और इन सब के पास छोड़ के वो स्कूल जाती थी और मैं बहुत हैप्पीली रहती थी। और आज भी मुझे कोई ये नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे लिए नहीं अवेलेबल रही, या कई बार 10-10 दिनों तक बहुत बचपने में ही हम अकेले पापा के साथ रहे और टिफिन वगैरह आया घर पर, हमने वैसे सर्वाइव किया। मुझे लगता है उसने मुझे ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, उसने मुझे सिखाया कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। मेरी माँ का बहुत बड़ा क्रेडिट है इस बात पर। पहले मैं बहुत आज से 5-6 साल पहले तक मैं ऐसे लगती थी कि मेरी माँ सुबह 4 बजे उठती है, मेरे लिए खाना बनाती है, ये करती है, कितना कुछ करती है मेरी माँ। फिर मुझे समझ में आया कि मैं कितना किस चीज को मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, जबकि मुझे उसको कट ऑफ करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि माँ सारे बलिदान देकर ही काम करे तभी माँ महान होती है। माँ की महानता है बस इसी में कि उसने जन्म दिया है, बस इससे ज्यादा उसको महान मत बनाओ या महानता के नाम पर उस पर चीजें मत थोपो। आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। सेरेना का उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आखिरी सेगमेंट है रिकमेंडेशन का। प्रीति, इस हफ्ते बताइए क्या देखा जाए। मैं वही बता रही थी, क्योंकि ये इसी से है जब कहते हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे सोनल, कि नो मीन्स नो बट नॉट सेइंग एनीथिंग ऑल्सो मीन्स नो। और एक सीरीज है नेटफ्लिक्स में, एनाटॉमी ऑफ अ स्कैंडल। तो मैंने ये सीरीज देखी, एक ही दिन में देख ली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स अबाउट अ रेप केस एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पूरा सीरीज उसी पे है कि कोर्ट केस है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन के साथ, जो ब्रिटेन में एक पॉलिटिशियन है और उनकी सेक्रेटरी हैं। तो अगर जिनमें ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर एक सीन होता है बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट का, और एक पूरा लॉन्ग स्टैंडिंग कोर्ट बैटल है जिसमें यही जो ये प्रूव किया जाता है कि इसने ना नहीं बोला। तो मतलब अगर इसने ना नहीं बोला तो इसका नाम मतलब मीन्स यस। अगर शी शुड हैव सेड नो if she didn't want to be, if she didn't want मतलब जो भी that sexual overture के ना नहीं बोला, and that entire thing builds into कि मतलब क्या ना means ना, या कुछ कहना also means ना। स्पेन में मुझे याद है आपने और मैंने शायद पहले एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि एक नया रूल आया है कि ओनली यस मीन्स यस। अगर लड़की हाँ बोल रही है तभी उसका मतलब हाँ है, और लड़की क्या, अगर लड़का हाँ बोल रहा है तभी उसका मतलब हाँ है। आप किसी भी चीज को ओपन एंडेड मत समझिए। और मेरी तरफ से इस बार रिकमेंडेशन, जिसका मैंने 2 बार आपको डायलॉग भी ये किया, कोई पैसे वैसे नहीं मिले मुझे पिंक को एंडोर्स करने के लिए, लेकिन जब जब मैं ऐसे केसेस देखती हूँ ना तो मुझे वो फिल्म याद आती है। और उसके जो छोटे छोटे चंक्स है ना, जो हम कहते हैं 1-1 मिनट के रील शॉर्ट्स, करोड़ों में व्यू है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके कमेंट सेक्शन में जाए, चेंज नहीं आता ना। शायद मुझे लगता है लोगों को याद नहीं रहता होगा,
इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आप एक बार जाके फिर वो फिल्म देखिए। अगर आपने देख रखी है, नहीं देखी है, तब तो ज़रूर देखिए। शायद कोई सोच बदले, शायद कुछ आपको नया पर्सपेक्टिव मिले। बाकी आपकी जो भी राय है कमेंट में बताइएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए, हमारे लिए, खबरों के लिए, सबके लिए अच्छा रहे, थोड़ा सा काइंड रहे। ख्याल रखिए।